गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने क्वीन थ्योरी स्टार्ट करा था, ठीक है। इसके रिलेटेड अपने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है? तो क्वीन थ्योरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग से हमने देखा था कि कैसे क्वीन थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट जो था, हमने जिस तरह से उसे इंट्रोडक्शन देखा था उसमें ही थोड़ा और डिटेल में अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका एक अलग तरह से। ठीक है। The queuing theory can be applied to a variety of operational situations which is not possible to predict accurately the arrival rate of customer and service rate of service facility or facilities. Thus, it is needed to determine the level of service that balances the following two conflicting costs. तो अब ये जो इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा, ये प्योरली रहेगा कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, कि क्यूइंग थ्योरी का कॉस्ट के बेसिस पे क्या रिलेशन रहता है या क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, दो तरह की कॉस्ट रहती है, कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द सर्विस और कॉस्ट इंक्वायर्ड ड्यू टू डिले इन ऑफरिंग द सर्विस। इसे मैं ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं डायरेक्टली, तो उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें किस किस के बीच में ग्राफ दिया है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के बीच में और लेवल ऑफ सर्विस के बीच में। ठीक है, अगर मैं मेरी सर्विस जो है लेवल ऑफ सर्विस इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी सर, देखिए कॉस्ट किसकी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सर्विस फैसिलिटी पर यूनिट टाइम। मान लीजिए कि जैसे एक टोल बूथ है, उस पे मैं अपनी सर्विस कैसे दे रहा हूँ, टोल बूथ से। ठीक है, अब एक टोल बूथ पे मेरे क्यू बन रही थी, एक ही टोल बूथ था। ठीक है, अब मैंने उस सर्विस लेवल को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगी, जो सर्विस फैसिलिटी में इंक्रीज कर रहा हूँ एक और टोल बूथ बनाने के लिए, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लेवल ऑफ सर्विस इंक्रीज करने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सर्विस फैसिलिटी पर यूनिट टाइम भी मेरी इंक्रीज होती है। ठीक है, वहां पे एक पर्सन करना पड़ेगा, उसकी सैलरी फिक्स करना पड़ेगी, तो मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जितना लेवल ऑफ सर्विस में इंप्रूव करूंगा उतनी ज्यादा मेरी कॉस्ट क्या होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस इंक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली मेरा लेवल ऑफ सर्विस अगर मैंने बढ़ा दिया तो अब एक कॉस्ट बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, कौन सी कम होगी, कॉस्ट ऑफ वेटिंग कस्टमर पर यूनिट टाइम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वेटिंग कस्टमर्स पर यूनिट टाइम कम होगी। कौन कौन सी है इसमें, देखिए ये वाली कॉस्ट हमारी जो है रिड्यूस होती जा रही है जैसे जैसे लेवल ऑफ सर्विस इंक्रीज होता जाएगा। ऑब्वियसली बात है, वेटिंग कस्टमर्स जो रहेगा वो रिड्यूस होता जाएगा, तो उससे जो कॉस्ट इंक्वायर्ड हो रही थी वो भी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो ये दो कॉस्ट जहां पे आके इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा ऑप्टिमम सर्विस लेवल कहलाता है। और क्यूइंग थ्योरी में हम वही कोशिश करते हैं कि इस ऑप्टिमम सर्विस लेवल को अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे आगे। एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए थे, कैसे सिचुएशन होती है उसमें कस्टमर और सर्विस फैसिलिटी कौन कौन सी होती है। फिर स्ट्रक्चर भी देखा था वेरियस टाइप्स के हमने, तो और उसमें क्या क्या होते हैं, अराइवल प्रोसेस होती है, वेटिंग एरिया, क्यूटी, शिपिंग, सर्विस फैसिलिटी, डिपार्चर। ठीक है, तो हमने वेरियस जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं, एलिमेंट्स हमने देखे थे क्यूइंग सिस्टम के, कॉलिंग पॉपुलेशन, क्यूइंग प्रोसेस, क्यूइंग डिसिप्लिन, सर्विस प्रोसेस। कॉलिंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक भी हमें पता है। ठीक है, साइज ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। अब ये एक चीज थी जो हम रह गई थी हमारी पढ़ना, बिहेवियर ऑफ अराइवल या बिहेवियर ऑफ द क्यू या कस्टमर का बिहेवियर ड्यूरिंग द क्यू में जब रहेगा तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, तो उसके बिहेवियर को डिफाइन करा गया है। इस पे एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, आपको याद रखना चाहिए। बाल्टी, customer do not join the queue either by seeing the number of customer already in the service system or estimating the excessive waiting time for desired service। मतलब वो क्यू में खड़ा ही नहीं हो रहा है, इतनी लंबी क्यू देख के कोई कस्टमर, तो उसे बोलते हैं बाल्टी। रेनेजिंग से बोलते हैं, इसमें कस्टमर ज्वाइन तो करेगा क्यू को, पर उसे लगेगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है, तो वो फिर थोड़ी देर बाद क्यू से निकल जाएगा। ठीक है, या कुछ और रीजन की वजह से वो क्यू से निकल जाएगा, तो उसे बोलेंगे रेनेजिंग। ठीक है, और लास्ट होता है जॉकिंग। टिकट लेने गए होंगे, रेलवे का टिकट तो आपने देखा होगा, वहां पे कस्टमर जो आते हैं, लोग आते हैं वहां पे, तो वो टिकट लेते टाइम एक लाइन अगर छोटी दिख रही है तो एक लाइन से दूसरी लाइन में घुस जाएंगे, दूसरी लाइन में दूसरे और पहली लाइन वापस उन्हें होती दिखी कि छोटी और इसमें ज्यादा जल्दी ना मारा जाएगा, फिर वापस पहली में आ जाएगी। तो क्या कर रहा है वो कस्टमर, मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू इन सर्च ऑफ सर्विस, गेटिंग सर्विस क्विकली। ठीक है, तो वो कहलाता है जॉकिंग।
तो ये 3 टर्मिनोलॉजी है बिहेवियर जो पता है हमारे को कस्टमर का, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ अराइवल की बात करें तो शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ये पीडीएफ में उस पे गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। अभी मैं बस आपको शॉर्ट में समझने वाली चीज में बता रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर जो है बैच में भी अराइव हो सकता है, इंडिविजुअली भी अराइव हो सकता है, ठीक है। और शेड्यूल टाइम पे भी अराइव हो सकता है, और शेड्यूल ना रेंडमली भी अराइव हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया अराइवल उसका। इसके अलावा जो अराइवल प्रोसेस रहती है वो सर्विस सिस्टम के बेसिस पे भी क्लासिफाई करेगी। कैसे? स्टैटिक अराइवल पैटर्न हो सकता है और एक डायनामिक। तो स्टैटिक में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अराइवल रेट पे, ठीक है। वहीं अगर हम डायनामिक की बात करें तो वो सर्विस फैसिलिटी और कस्टमर दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टैटिक जो है हमारा केवल और केवल हमारे सर्विस फैसिलिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन डायनामिक अराइवल जो है वो सर्विस फैसिलिटी और कस्टमर अराइवल दोनों पे करेगा, ठीक है। अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कस्टमर कैसे आएगा, अब रेंडमली वो ऐसा तो है नहीं कि रोजाना 50 लोग ही आएंगे या रोजाना 60 लोग ही आएंगे। कितने भी लोग आ सकते हैं एट एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उनके लिए हमें एक अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन जो करना था, हमने लास्ट लेक्चर जो एंड करा था वो हमने करा था प्रोबेबिलिस्टिक क्यूइंग मॉडल पे। तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिस्टिक। हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा या फिर जो क्यूइंग मॉडल हम स्टडी करेंगे वो क्लियरली हमारा प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। हम एक प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि इतने लोग या इतने लोगों का अराइवल रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे वो रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा रहेगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारा, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट प्रोवाइड्स प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर ऑफ कस्टमर दैट may arrive in any specific interval of time, whereas exponential distribution provides probability for time gap between two consecutive arrival, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? random discrete probability distribution that provide probability of number of customer that may arrive in any specific interval of time, whereas जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो प्रोवाइड करता है प्रोबेबिलिटी फॉर टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अराइवल, ठीक है। दो अराइवल के बीच के टाइम को बताता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और शुरू से लेकर अभी तक कितने लोग आए उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर दो कंसेक्यूटिव अराइवल के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव अराइवल के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ऐसा बोल दिया है तो मतलब जो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है। लेट एट एन कस्टमर्स अराइव एट टाइम इंटरवल टी, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन एक्स इज इक्वल्स टू एन कस्टमर्स इन द वेटिंग लाइन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन कस्टमर्स इन द वेटिंग लाइन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? लेमडा टी की पावर एन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी डिवाइडेड बाय एन। ये डिवाइडेड बाय है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड एन, ठीक है। लेमडा टी की पावर एन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन एन एन फैक्टोरियल, ठीक है। वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ कस्टमर्स रहेंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा टी आपका क्या टाइम है, लेमडा आपका क्या अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेमडा इज अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इतने पर यूनिट टाइम में इतने लोग आ रहे हैं, ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है। तो लेमडा टी और एन की वैल्यू अगर गिवन रहेगी तो आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं एन पर्सन्स के वेटिंग लाइन में होने पर, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे यूज होगा क्वीन थ्योरी के क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर आगे जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं। जो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो बता रहा है, मतलब देर इज नो वन इन द वेटिंग लाइन या क्यू। प्रोबेबिलिटी देर इज नो वन इन द क्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जो फॉर्मूला था हमारा
फॉर्मूले में सारी जगह n की जगह 0 वैल्यू पुट कर दो, तो n की जगह यहाँ पे 0 करी तो लेमडा टी की पावर 0 यानी 1, 0 फैक्टोरियल यानी 1, तो बचा क्या e की पावर माइनस लेमडा टी ओनली। ठीक है, तो वही करा है यहाँ पे e की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, जब कुछ एक टाइम t ग्रेटर देन t लिया है, अगर इसके अपोजिट मुझे निकालना हो, कोई ना कोई उसके अंदर है, तो मैं इसको क्या करूंगा 1 माइनस टी कर दूंगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा। ठीक है, ये कुछ कर्व है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपका। Poisson distribution of arrival with arrival rate lambda is equals to negative exponential distribution of inter-arrival time with average inter-arrival time of 1 upon lambda। ठीक है, अगर आपसे बोला है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल, उसका अराइवल रेट दे रखा है लेमडा, और आपसे बोल देता है कि इंटर अराइवल टाइम बताइए, प्रतिभा कुछ क्वेरी है क्या? फॉर एग्जाम्पल इफ लेमडा इज इक्वल्स टू 4 कस्टमर्स पर मिनट, 4 कस्टमर पर मिनट आ रहे हैं, then the inter arrival time between any two customers is t is equals to 0.4 minute। ठीक है, और 24 seconds। if lambda is equals to 24 customers per hour, t दे रखा है आपको 1/12 आवर, lambda t हो जाए, उसकी जरूरत नहीं है। The probability of n equals to 2 customers arriving within next 10 minutes is px is equals to 2 e की पावर माइनस lambda t। lambda क्या है अपना 24, t की वैल्यू क्या है 1/12, और lambda इंटू टी करा तो 24 इंटू 1/12 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, n कितना है, n 2 है, तो उसकी वैल्यू आ गई, यानी 27% प्रोबेबल चांसेस हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर जो है 2 अराइव होने वाले हैं नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, अब क्यूइंग प्रोसेस जो होती है हमारी रिफर्स टू नंबर ऑफ क्यूज एंड देयर रेस्पेक्टिव लेंथ, ये हमने देखा था। वो हमारी जो क्यू लेंथ है वो क्या हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, और जो हमारी क्यू लेंथ है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, इन जनरल हमारी क्यू लेंथ जो होती है इनडिटरमिनेबल होती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। क्यूइंग डिसिप्लिन जो होती है, क्यूइंग डिसिप्लिन क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर आए हैं क्यू में खड़े हुए हैं, तो जो हमारा सर्वर है उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो कैसे प्रोवाइड करेगा, तो वो अलग अलग रूल्स फॉलो कर सकता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कर सकता है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर्विस इन रेंडम ऑर्डर भी होता है, प्रायोरिटी सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी भी हो सकती है। प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी क्या होती है देख लेते हैं। Where an important customer is allowed to enter into the service immediately after entering into the service system, even if a customer with lower priority is already in service. That is, lower priority customer service is interrupted to start service for such a customer. This interrupted service is resumed again after the priority customer is served। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आ गए, तो अगर कोई कस्टमर है उसे अगर कुछ फैसिलिटी मिल रही थी, तो प्रधानमंत्री को पहले वो फैसिलिटी दी जाएगी, उस कस्टमर की फैसिलिटी को वहीं रोका जाएगा, फिर प्रधानमंत्री की जैसी फैसिलिटी पूरी होगी उस कस्टमर को फिर वापस दिया जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल केस होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी वेयर एन इंपॉर्टेंट कस्टमर गोज अहेड इन द क्यू बट सर्विस इज स्टार्टेड इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ द करंट सर्विस। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा, अब जो कस्टमर को मिल रही थी सर्विस वो पूरी तरह से मिलेगी, फिर उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री उनको सर्विस मिलेगी। ठीक है, बीच में सर्विस नहीं रोकी जाएगी, हालांकि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि जो सर्विस चल रही है कस्टमर की, उसके बाद उनको ही डायरेक्ट सर्विस दी जाएगी, ना कि उन्हें क्यू में खड़ा कराया जाएगा। ठीक है, बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि सर्विस खत्म होने के बाद कस्टमर की वो जो स्पेशल पर्पस के लिए या जो भी इंपॉर्टेंट कस्टमर है उसको सर्विस दी जाएगी। सर्विस प्रोसेस हमने देखी थी कि डायरेक्ट सर्विस होती है, फिर एक बार क्यू में खड़ा होने के बाद दूसरी बार वापस क्यू में खड़ा होना है, फिर सर्विस मिलेगी एक बार, या 2 सर्वर हम लगा सकते हैं, तो मल्टीपल क्यूज के साथ मल्टीपल सर्वर लगा सकते हैं। सिंगल क्यू में मल्टीपल सर्वर्स रहेंगे जिनसे पास होना पड़ेगा उसे। तो ये क्या था हमारे क्यूइंग
अरेंजमेंट ऑफ द सर्विस फैसिलिटी एंड क्यू फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम, एवरेज सर्विस रेट। इट मेजर द सर्विस कैपेसिटी ऑफ सर्विस फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस पर यूनिट टाइम। एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस टाइम, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस मेजर ऑफ क्यूइंग सिस्टम, जो बेसिक आपके न्यूमेरिकल्स बनने वाले क्यूइंग सिस्टम में, उनमें जो चीजें हमें फाइंड करना है वो बेसिकली यही सब चीजें रहेंगी परफॉर्मेंस मेजर ऑफ ए क्यूइंग सिस्टम। तो सबसे पहले टाइम रिलेटेड क्वेश्चन फॉर द कस्टमर अगर रहेगा तो व्हाट इज द एवरेज टाइम एन अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट इन द क्यू। एक क्यू में जो अराइविंग कस्टमर है उसे कितनी देर वेट करना पड़ेगा, उसे हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू क्यू से। ठीक है, ये पता करना रहेगा हमें। What is the average time an arriving customer spends in the system, including waiting and the service? एक चीज आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर। मान लीजिए ये हमारी क्यू है, ठीक है, तो अगर कस्टमर इस क्यू में है तो वो कहलाएगा टाइम स्पेंड इन द क्यू, डब्ल्यू क्यू। ठीक है, या लेंथ ऑफ द क्यू क्या होगी, ये जो लेंथ रहेगी इस क्यू की वो लेंथ ऑफ द क्यू। वहीं अगर हमसे बोल देगा लेंथ ऑफ द सिस्टम, तो कस्टमर जो हमारा अभी सर्विस के अंदर भी है उसे भी हम काउंट में लेंगे और इस टोटल लेंथ को हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ द क्यू क्या रहेगी, जो सर्विस से पहले पहले जितनी क्यू है वो लेंथ ऑफ द क्यू है, लेकिन जहाँ पे सर्विस भी मिल रही है वो हमारा इंक्लूडिंग कर लेंगे, वहां पे भी जो कस्टमर से इंक्लूड कर लेंगे तो वो लेंथ ऑफ द सिस्टम हो जाएगी टोटल। ठीक है, सिमिलरली वेटिंग टाइम स्पेंड इन द क्यू, टाइम स्पेंड इन द क्यू जो रहेगा डब्ल्यू क्यू, वो क्या रहेगा ओनली क्यू के लिए। और अगर सिस्टम की लिए बात करेंगे तो सर्विस में भी जो टाइम लग रहा है उसको भी इंक्लूड करके हम डब्ल्यू एस बोलेंगे। ठीक है, क्यू और सिस्टम में समझ में आया डिफरेंस इतना सा है। यस सर। तो ये यहीं पे ये दो चीजें हमें फाइंड करना रहेंगी, एवरेज टाइम स्पेंड इन द क्यू, एवरेज टाइम स्पेंड इन द सिस्टम। नेक्स्ट रहेगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर हु आर इन द क्यू, या क्यू लेंथ एल क्यू, ये फाइंड करना रहेगा, और एल एस फाइंड करना रहेगा, लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट बिफोर बीइंग सर्व्ड। ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना पड़ेगी, जिसे ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या होती है ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट बिफोर बीइंग सर्व्ड इज कॉल्ड वेटिंग प्रोबेबिलिटी या ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक और प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्वर इज busy at any particular point is denoted by R। ठीक है, probability of n customer being in the queue system when it is steady state condition, यानी pn फाइंड करना, हमने pn का फॉर्मूला भी देखा था, तो pn फाइंड करने को बोल सकता है there are n customer in the queue system। ठीक है, probability of service denial when arriving customer cannot enter the system because the queue is full, it is noted by pd, सर्विस डिनायल वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखेंगे हम तो कैसे रहेंगे वो, एवरेज कॉस्ट नीडेड टू ऑपरेट द सिस्टम पर यूनिट टाइम। ठीक है, और हाउ मेनी सर्वर्स आर नीडेड टू अचीव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये हम कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जिनके बेसिस पे हम पूरा न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, तो when a service system is started it progresses through a number of changes and attains stability after some time। ठीक है, इनिशियली आपका जो सर्वर रहेगा उस पे कस्टमर्स आएंगे, तो कोई कस्टमर जल्दी आप फ्री कर पाएंगे, कोई कस्टमर को आप लेट फ्री कर पाएंगे, क्योंकि आप इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेस वर्क करना तो धीरे धीरे वो रेंडमनेस बनी रहती है। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सर्विस ऑपरेशन इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनिशियल कंडीशन स्पेसिफिक बाय नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम इन elapsed टाइम। This period of transition is termed as transition state। तो initial state जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं, transition state। However, as time passes, the system becomes independent of the initial condition of elapsed time, ठीक है, and enters a steady state condition। ठीक है, तो let Pn be the probability of n customers in the system at time t। तो in case of steady state, Pn limit t tends to infinity, Pnt is equals to p। ठीक है, और अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, मैथ्स में ये करते थे।
ठीक है, इतना याद रखिए, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी p एंड t इज इक्वल टू pn के बराबर होगा। If arrival rate of customer is more than the service rate, then the steady state cannot be reached regardless of the length of the elapsed time. Arrival rate of the customer हमेशा अगर आपका सर्विस रेट से ज्यादा होने वाला है तो आप ट्रांजिएंट स्टेट में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, हमेशा आपके उसमें मतलब स्टेडी स्टेट में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, हमेशा आप ट्रांजिएंट स्टेट में ही रहेंगे अगर आपका अराइवल रेट ऑफ कस्टमर हमेशा सर्विस रेट से ज्यादा रहेगा। ठीक है, line length, the total number of customers in the system who are actually waiting in the line at not being served. और क्यू लेंथ क्या होती है? इट इज द लाइन लेंथ प्लस नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व। ठीक है, रिलेशनशिप अमंग परफॉर्मेंस मेजर, ये कुछ रिलेशनशिप है जो याद रखना है आपको। ये फॉर्मूलाज है, मेनली इनके फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। आगे जाके और सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर्मूलाज मिल जाएंगे हमें, तो और इजी हो जाएगा हमारे को क्वेश्चन सॉल्व। The expected number of customer in the queue and system, तो LS expected number of customer in the system क्या हो गया? Summation n equals to 0 to infinity n pn। ठीक है, और LQ क्या होगा? n minus s, s is the number of servers, ठीक है, into pn। जितने नंबर ऑफ सर्वर है उतने ही कस्टमर रहेंगे उन सर्वर्स में, तो उन कस्टमर्स के नंबर्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे को टोटल जो कस्टमर है वो क्यू में खड़े हुए रहेंगे वो मिल जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? n माइनस एस इंटू पी। ठीक है, सिमिलरली अगर इसे हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, तो LS इज इक्वल्स टू LQ प्लस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सर्विस। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू LQ प्लस लेमडा बाय म्यू। ये फॉर्मूला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। LS इज इक्वल्स टू LQ प्लस लेमडा बाय म्यू। लेमडा क्या है? लेमडा इज द अराइवल रेट, म्यू क्या है हमारा? सर्विस रेट। मान लीजिए अराइवल रेट जो है 4 कस्टमर्स पर यूनिट टाइम आ रहे हैं और 2 कस्टमर पर यूनिट टाइम हमारे सर्विस हो रहे हैं, तो सर्वर के पास कितने कस्टमर अभी अवेलेबल रहेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 कस्टमर अभी सर्वर्स के पास। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी? क्यू में कितने कस्टमर है प्लस 2 जो सर्वर में कितने कस्टमर अवेलेबल है। ठीक है, तो LS इज इक्वल टू LQ प्लस लेमडा बाय म्यू। ये है अराइवल रेट और ये है सर्विस रेट, म्यू इज द सर्विस। ठीक है, हमारा डिनोशन सेम रहेगा लेमडा और म्यू का। लेमडा रहेगा अराइवल रेट, म्यू रहेगा हमारा सर्विस रेट। एक्सपेक्टेड वेटिंग लाइन इन द सिस्टम क्या हो जाएगा? WH इज इक्वल टू WQ प्लस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू W प्लस एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम। एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम की बात करेंगे तो 1 अपॉन म्यू। ठीक है, probability of being in the system longer than time t, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होगी तो क्या हो जाएगा? pt ग्रेटर देन t इज इक्वल टू e माइनस म्यू प्लस लेमडा इनटू tc। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, हम बस अभी फॉर्मूलाज देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वेटिंग फॉर सर्विस लॉन्गर देन टाइम t अगर है तो लेमडा बाय म्यू e की पावर म्यू प्लस लेमडा इनटू t। ये फॉर्मूला था हमारा वो जो मैंने बताया था, e की पावर माइनस लेमडा टी इंटू टी। तो ये फाइनली रिड्यूस होकर हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? Pn इज इक्वल्स टू 1 माइनस लेमडा बाय म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू की पावर n। हमारे को इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, डेरिवेशन हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब क्योंकि आपके ऑनलाइन एग्जाम होना है। ठीक है, तो Pn इज इक्वल्स टू 1 माइनस लेमडा बाय म्यू इंटू लेमडा बाय म्यू की पावर n। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली n कस्टमर्स इन द सिस्टम। ठीक है, probability that the number of customer in the system n exceeds a given number r, तो lambda by mu की पावर r plus। सिमिलरली ls हमने देखा था, ls को अगर ws की टर्म में बताना हो तो ls इज इक्वल टू लेमडा इनटू ws होता है। ठीक है, या फिर ws को ls की टर्म में बताना हो, ws इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, लेमडा को इधर ले जाओ तो ws इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा ls हो जाएगा। और ws का फॉर्मूला क्या है? ws इज इक्वल टू wq प्लस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, सिमिलरली LQ क्या हो जाएगा? LS क्या होता था? LQ प्लस लेमडा बाय म्यू, तो LQ हो जाएगा LS माइनस लेमडा बाय म्यू इज इक्वल्स टू लेमडा क्यू। LQ हो जाएगा लेमडा क्यू। ठीक है, या WQ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा, दोनों की रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्यूइंग मॉडल, जो हम क्यूइंग मॉडल अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, बेसिकली जो हमारा क्यूइंग मॉडल होता है वो DJ केंडल ने 1953 में बताया था कुछ नोटेशन
ठीक है, कि इसके बेसिस पे आप क्यूइंग मॉडल को डिफाइन करेंगे कि आपका कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो वो मॉडल के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये कुछ फॉर्मेट है जो हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये फॉर्मेट दे देगा और बोलेगा कि बताइए ए इसमें काय के लिए स्टैंड कर रहा है, या ए की जगह कुछ और वैल्यू लिख देगा वो काय के लिए स्टैंड कर रहा है। तो हर एक पोजीशन का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। जैसे फर्स्ट पोजीशन जो रहेगी इस हाइफन के पहले, ए की पोजीशन वो बताएगी अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। ठीक है, सिमिलरली बी जो रहेगी वो पोजीशन बताएगी सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सिमिलरली सी जो है, सी वाली पोजीशन बताएगी नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं मेरे। ठीक है, डी वाली पोजीशन हमें ये बताएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने अलाउड हैं, या तो फाइनाइट होंगे एन नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड होंगे या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, सिमिलरली ई जो है क्यूइंग डिसिप्लिन है या आपकी सर्विस डिसिप्लिन है कि किससे कस्टमर को आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे करेंगे, लास्ट कम फर्स्ट सर्विस पे करेंगे, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर करेंगे, कैसे करेंगे वो सब इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पहले से हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा ये मॉडल हम फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें। जैसे आपका अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर वो इंटर अराइवल है, इंटर अराइवल में अगर एक्सपोनेंशियल है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सर्विस रेट में वो क्या फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और अराइवल में वो हो जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मार्कोवियन या एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल टाइम और सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे एम से डिनोट करते हैं। तो अगर हमने सर्विस रेट में एम डिनोट कर दिया है तो वही हम ए की पोजीशन पे भी एम से डिनोट कर सकते हैं। यानी अगर जैसे सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे मैंने क्या मान लिया, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एम मार्कोव। ठीक है, मार्कोव को डिनोट करेगा एम। ठीक है, तो अब इंटर अराइवल या इंटर टाइम जो रहेगा, ठीक है, बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कस्टमर का हमने क्या मान लिया है, एक्सपोनेंशियल। तो मैंने बोला था कि जब कॉन्जिक्यूटिव अराइवल के बीच का एक्सपोनेंशियल रहता है तो वो अराइवल रेट कौन सा फॉलो करता है, पॉइजन। ठीक है, तो पॉइजन के लिए भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एम, मतलब अराइवल रेट हमारा पॉइजन है और डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस है हमारा वो भी क्या है, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो एम। नेक्स्ट अगर वो डी रहता है तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा, जी है तो जनरल, ऐसा अलग अलग टाइप के हमारे नोटेशन है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मॉडल 1 दिया है, मॉडल 1 में क्या बताया है, सब एक एक चीज बताइए इसमें कि अराइवल आर प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अलावा ये बता रहा है अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज आवर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दे बता रहा है हमारा सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक्सपोनेंशियली रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट 1 क्या बता रहा है हमारा, 1 बता रहा है कि जो सर्वर है हमारा वो क्या है, एक ही सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे हमारी जो क्यू लेंथ है वो इनफाइनाइट है, और जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। ठीक है, तो यही मॉडल हमारे को जो है सिलेबस में ही बोला है कि हमारे को मॉडल 1 स्टडी करना है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ये कुछ इस तरह हमारे इतना कुछ काम का है नहीं। Based on the single server queue system, the probability of no customer and n customer in the system at time t are given by, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी नॉट यानी देयर इज नो वन इन द नो कस्टमर इन द सिस्टम इज इक्वल्स टू 1 माइनस लेमडा बाय म्यू, लेमडा बाय म्यू को हम डिनोट कर रहे हैं रो से। ठीक है, तो p is not is equals to 1 minus lambda by mu which is equals to 1 minus rho. Similarly, pn probability that there are n customers in the queue, तो उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं हम, pn is equals to lambda by mu की पावर n into 1 minus lambda by mu। lambda by mu को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, रो से, तो रो की पावर n into 1 minus रो। कब रहेगा ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल, जब रो की वैल्यू 1 से कम हो। और पी डब्ल्यू निकालना हो तो उसके लिए क्या कर देंगे, 1 माइनस पी नोट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट इज गिवन बाय 1 माइनस पी नोट व्हिच इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू।
पी नोट क्या होता है 1 माइनस लेमडा बाई म्यू, तो 1 माइनस पी नोट क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस लेमडा बाई म्यू, तो 1 से 1 कैंसिल, तो लेमडा बाई म्यू। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं मैं, अगर लेमडा की वैल्यू म्यू से ज्यादा है तो आपकी क्यू लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी? लेमडा क्या है अराइवल रेट, म्यू क्या है सर्विस रेट। ठीक है, मतलब मान लीजिए अराइवल रेट है 10, सर्विस रेट है 5, तो 5 10 बाय 5 यानी 2, तो इज ग्रेटर देन 1, तो लेमडा बाय म्यू इज ग्रेटर देन अगर 1 है तो आपका जो क्यू लेंथ है वो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होती जाएगी। अगर लेमडा बाय म्यू इज लेस देन 1 है तो आपकी क्यू लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस मेजर फॉर मॉडल 1। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको मॉडल 1 के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आया, यानी क्वेश्चन में बोल दिया कि मॉडल 1 है या जनरल मॉडल है जिसमें अराइवल रेट भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस रेट जो है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नंबर ऑफ सर्वर जो है 1 है, लेंथ जो है इनफाइनाइट है, और क्यूइंग डिसिप्लिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, या फिर क्यूइंग डिसिप्लिन कोई सी भी हो। ठीक है, उस केस में उसने बोला है लेंथ ऑफ द सिस्टम निकालने को, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, रो अपॉन 1 माइनस रो। ठीक है, नेक्स्ट एल क्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा, या तो फिर आप एल एस याद कर लीजिए और इनका रिलेशनशिप याद कर लीजिए एल क्यू का। ठीक है, एल क्यू का रिलेशन क्या होता था एल एस के साथ, एल क्यू इज इक्वल टू एन एस एल एस माइनस लेमडा बाई म्यू। अगर आपको एल एस का फॉर्मूला याद है तो एल क्यू का याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है एल क्यू जो होता है वो एल एस माइनस लेमडा बाई म्यू होता है। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम जो है उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है हमारा लेमडा बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा और एल क्यू अपॉन लेमडा। अगर आपको एल क्यू का फॉर्मूला याद है तो ये डब्ल्यू क्यू अपन डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं एल क्यू बाय लेमडा से। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे को एल एस पता है एल एस का फॉर्मूला, तो डब्ल्यू एस कैसे निकाल सकते हैं एल एस अपॉन लेमडा से। ठीक है, या 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा, ये फॉर्मूला याद रखना, ये याद रखने की जरूरत नहीं आपको। ये मेन इंपॉर्टेंट है आपके याद रखने के लिए। नेक्स्ट वेरिएंस अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो अपॉन 1 माइनस रो का होल स्क्वायर। ठीक है, रो हमें पता है लेमडा बाय म्यू, प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी रहेगी उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा बाय म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको यही फॉर्मूलाज डायरेक्टली यूज करना है। जनरली यही फॉर्मूलाज यूज होते हैं, इसके आगे के ये फॉर्मूलाज तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू जो है ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है वो, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू म्यू अपॉन म्यू माइनस लेमडा। probability of an arrival during the service time in the system contents are customer, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, एक अभी टाइम इतना नहीं बचा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे कि कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं या कैसे हम वेरियस पैरामीटर्स जो है क्वीन मॉडल के उसमें वैल्यूज निकालते हैं फॉर्मूला बेसिस पे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आज ही गूगल क्लासरूम पे आपके, ताकि आप इसमें से ग्रैब कर सके जो भी आपको चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे क्यूइंग थ्योरी। थैंक यू। Thank you, sir.